स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुलक, पॉलीमर। पहले तो बहुलक है क्या ये अपने को पता होना चाहिए। बहुलक क्या है? तो कई छोटे अणु जब आपस में जुड़ते हैं, कई छोटे अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बड़ा अणु बना देते हैं। तो बहुत सारे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना देते हैं। इसी बड़े अणु को ही हम लोग बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। और ये जो छोटे अणु होते हैं इनको हम एकलक मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर। तो बहुत सारे छोटे अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं। तो इसी बड़े अणु को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर, और वो जो छोटे अणु होते हैं वो कहलाते हैं मोनोमर। तो बड़ा अणु जो होता है वो बहुलक कहलाता है और छोटे अणु एकलक कहलाते हैं। अब हमारे जो काम है, बहुलक का वर्गीकरण हमने डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करना है, बहुलक का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर क्लासिफिकेशन करना है हमने पॉलीमर का। तो इस बेस पर जो पॉलीमर होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। आणविक बलों के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। आणविक बलों के आधार पर पहले तो आणविक बल होते कौन कौन से हैं ये देख लें हम। मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते कौन कौन से हैं, जिसमें से सबसे जो मेन रहता है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध वाला क्वेश्चन जो है वो, हालांकि अपने कहें आणविक बल से प्रॉपर क्वेश्चन बहुत कम चांस में आता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बंध वाला क्वेश्चन आया हुआ है एक दो एग्जाम्स के अंदर कि कौन से बहुलक में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये बातें नोट कर लेना आप लोग, अपनी नोटबुक अपने पास रखें। मैं कुछ विशेष बातें बोलूँगा इसमें, तो आप लोग पर्टिकुलर नोट करते रहें, बल नोट करते रहें किसमें कौन सा बल है। ठीक है, तो उसी बेस पे हम लोग गलनांक भी क्लियर करेंगे, फिर समीकरणें बता दूंगा आपको आणविक बलों के आधार पर। तो सबसे पहले आता है प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टिक पॉलीमर। प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टिक पॉलीमर, जैसा कि रबड़ है। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक, जिसको खींचे अपने वो फैल जाए और छोड़े तो वापिस अपनी नेचुरल स्टेज में आ जाए, पहले वाली अवस्था में आ जाए जैसा पहले था। जैसा कि रबड़ है, रबड़ को क्या करते हैं, अपने खींचते हैं तो फैल जाता है, छोड़ते हैं तो वापिस अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाता है। तो रबड़ जो है वो एक प्रत्यास्थ बहुलक है, इलास्टिक पॉलीमर है। और इसमें जो बंध पाया जाता है, बंध नोट करना विशेष करके, प्रत्यास्थलक बहुलक उदाहरण नोट कर ले, रबड़। रबड़ इसका उदाहरण है। और इसमें जो बंध है रबड़ के अंदर, वो बंध है वांडरवाल बल, जो कि सबसे दुर्बल बल है, वांडरवाल बल। प्रत्यास्थ बहुलक में, इलास्टिक पॉलीमर्स में वांडरवाल फोर्सेज पाए जाते हैं, वांडरवाल बल पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है प्रत्यास्थ बहुलक का? रबड़। प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण है हमारे पास रबड़। खींचने पर रबड़ फैल जाता है और छोड़ने पर वापिस अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाता है। तो सबसे पहले आया हमारे पास प्रत्यास्थ बहुलक। सर आणविक बल की एक बार डेफिनेशन बोलना। आणविक बल तो जो अणुओं के बीच लगता है वो आणविक बल है। दो अणुओं के बीच जो भी बल लगेगा वो आणविक बल होगा। जी सर। तो सबसे पहले आया हमारे पास प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टिक पॉलीमर। तो इसमें जो बल पाया जाता है वांडरवाल बल, वांडरवाल बल। और सबसे दुर्बल बल है ये, सबसे वीक फोर्स है। एग्जाम्पल है इसका रबड़। रबड़, इसीलिए अगर आप रबड़ को थोड़ा ज़्यादा खींच दो तो वो रबड़ टूट जाता है, क्योंकि उसमें वांडरवाल फोर्सेज हैं।
दुर्बल बल हैं। और रबड़ जो होता है इसकी प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, इलास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए, प्रत्यास्थ बहुलक है ये, इसकी प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इलास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए रबड़ का वल्कनीकरण करवाया जाता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का वल्कनीकरण, रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है। रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है। और वल्कनीकरण क्या होता है ये सीधा पूछा जाता है। रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की क्रिया, रबड़ प्लस सल्फर, रबड़ प्लस गंधक, रबड़ प्लस सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण, रबड़ और गंधक को मिलाकर गर्म करना, सीधा ही पूछा जाता है वल्कनीकरण की क्रिया में रबड़ को किसके साथ गर्म करते हैं, उत्तर आएगा गंधक के साथ, सल्फर के साथ। या सीधा आता है रबड़ और गंधक को मिलाकर गर्म करने की क्रिया कहलाती है तो वल्कनीकरण कहलाती है। और रबड़ का वल्कनीकरण क्यों किया जाता है, रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, इलास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए इसका वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन किया जाता है। तो प्रत्यास्थ बहुलक बॉन्ड में ध्यान रखना वांडरवाल फोर्सेज हैं, सबसे वीक फोर्सेज हैं, सबसे दुर्बल बल है, एग्जाम्पल रबड़ है। और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसका वल्कनीकरण करते हैं, वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्कनीकरण में रबड़ और गंधक को मिलाकर गर्म करते हैं। उसके बाद दूसरा बहुलक आता है हमारे पास रेशे। अरे इसको इंग्लिश में क्या, किसको, प्रत्यास्थता को? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ओके सर। दूसरा आता है हमारे पास रेशे, फाइबर, रेशे। तो रेशों में जो आणविक बल पाया जाता है वो है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, रेशों में जो आणविक बल पाया जाता है वो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध। और रेशों का जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में काम आते हैं रेशे। हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रेशों में अगर चलें हम तो कुछ प्राकृतिक रेशे भी होते हैं, कुछ संश्लेषित रेशे भी होते हैं। प्राकृतिक रेशों की बात करें हम, नेचुरल फाइबर्स की बात करें, जैसे कि ऊन है, कपास है, ठीक है, ऊन है, कपास है। कपास किससे बना होता है, कौन सा यौगिक होता है कपास के अंदर, सेल्यूलोज, सेलुलोज, सेलुलोज। कपास जो होता है, कपास में जो यौगिक है वो सेलुलोज है। अगर पूछ लेता है कि कपास रेशा किस यौगिक से बना है तो सेलुलोज से बना है। ये प्राकृतिक रेशे हैं। उसके बाद संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर जो आदमी ने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं, उसमें आ जाएगा नायलॉन, टेरिलीन, नायलॉन, टेरिलीन, ये संश्लेषित रेशे हैं। और उसके बाद कुछ रेशे अर्ध संश्लेषित भी हैं, सेमी सिंथेटिक, जैसे रेयोन है। रेयोन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। अगर अर्ध संश्लेषित ऑप्शन में ना दे तो प्राकृतिक में करना है फिर इसको। अगर ऑप्शन में अर्ध संश्लेषित ना दे तो प्राकृतिक में जाएगा रेयोन। रेयोन जो होता है वो पुनः निर्मित सेलुलोज होता है, रिफॉर्म्ड सेलुलोज, पुनः निर्मित सेलुलोज, रेयोन। रेयोन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, सेलुलोज से तैयार किया जाता है। सेलुलोज से तैयार किया गया चमकदार रेशा रेयोन होता है। तो रेशों में जो बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। आणविक बल अगर आपसे पूछता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। वस्त्र उद्योग में ये काम आते हैं। कुछ रेशे प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, कुछ संश्लेषित हैं जो मानव द्वारा तैयार किए गए हैं, और कुछ अर्ध संश्लेषित हैं जो हम कह दें कि प्राप्त तो प्रकृति से हुए
लेकिन आदमी ने उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर दिया आदमी ने। तो जैसे सेलुलोज प्राप्त प्रकृति से हुआ, लेकिन आदमी ने उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया और रेयन बना दिया। उसके बाद आता है तीसरा जो आता है ताप सुनम्य बहुलक या ताप सुगठ्य बहुलक, जिसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ताप सुनम्य या ताप सुगठ्य बहुलक थर्मोप्लास्टिक। इसमें जो बल होते हैं, आणविक बल जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, वो मध्यवर्ती बल कहलाते हैं। मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट फोर्सेस, मध्यवर्ती बल कहलाते हैं। आणविक बल ताप सुनम्य बहुलकों में जो बल होते हैं मध्यवर्ती बल कहलाते हैं। मध्यवर्ती क्यों कहते हैं अभी बता दूंगा मैं आपको। मध्यवर्ती बल कहलाते हैं ये ताप सुनम्य। ताप सुनम्य, ताप सुनम्य मतलब गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं। इनको गर्म करेंगे, जैसे ही मान लो बहुलक है कोई, अपने इसको गर्म किया तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और उसके बाद इसे जो भी आकृति देना चाहें उसमें बदल देंगे। तो इसे बार बार हम लोग जिस आकृति में ढालना चाहें उसमें ढाल सकते हैं। बार बार इसको अलग अलग शेप के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है जो भी हमें चाहिए। तो ये बहुलक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जिन्हें बार बार ढाला जा सकता है, बार बार कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी शेप के अंदर जो हमें चाहिए। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसी का ही एग्जाम्पल है। पॉलीएथीन भी इसी का ही एग्जाम्पल है, पॉलीएथीन। उसके बाद आता है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इनमें जो बल पाए जाते हैं, आणविक बल पाए जाते हैं, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पाए जाते हैं, तिर्यक बंध पाए जाते हैं। तिर्यक बंध, तिर्यक बंध का मतलब क्रॉस बॉन्ड। क्रॉस बॉन्ड, क्रॉस बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे ये एक पॉलीमर चेन है, मान लो बहुलक श्रृंखला है ये दूसरी बहुलक श्रृंखला है, ये तीसरी बहुलक श्रृंखला है। अब इसमें ये बहुलक श्रृंखलाओं के बीच में ये क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ ऐसे ये क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, ये इनमें क्रॉस बॉन्ड पाए जाते हैं, तिर्यक बंध पाए जाते हैं। रबड़ का जब वल्कनीकरण करते हैं ना, तो भी उसमें क्रॉस बॉन्ड उत्पन्न हो जाते हैं, रबड़ के वल्कनीकरण में। बाकी खैर आगे मैं रिएक्शंस वगैरह कराऊंगा जब आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। और तो ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर, आणविक बल इसमें तिर्यक बंध होते हैं, क्रॉस बॉन्ड होते हैं, और इनको जब गर्म किया जाता है, ऐसे बहुलकों को जब गर्म करते हैं तो ये नहीं पिघलते, इनमें कोई भी शेप में चेंज नहीं आता। तो इन्हें एक बार जो आकृति दे दी वो दे दी, इसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, इसकी शेप को बार बार कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब ये देखो मध्यवर्ती बल इनको क्यों कहते हैं? इनको मध्यवर्ती बल, इसके एग्जाम्पल देख लो पहले तो ताप दृढ़ के उदाहरण। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका बेकेलाइट। बेकेलाइट, उसके बाद इसमें आ जाएगा मेलामीन। मेलामीन के नाम से आ जाता है, अकेला मेलामीन रेजिन के नाम से आता है। अगर पूरा आएगा तो मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और अगर मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नहीं देगा तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन देगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये एग्जाम्पल है इसके, लेकिन पेपर में बेकेलाइट ही दिया जाता है ऑप्शन के अंदर, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है। आणविक बल इसमें तिर्यक बंध है, क्रॉस बॉन्ड है।
अब आप देखें, जैसे हमने इसमें कहा था ताप सुनम्य में कि मध्यवर्ती बल होते हैं। मध्यवर्ती बल का मतलब क्या है इसमें कि जो रेशो में कौन सा बल था, रेशो में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। रेशे में था हाइड्रोजन बंध, और ताप दृढ़ में आ गया क्रॉस बंध, तिर्यक बंध। तो जो ताप सुनम्य में जो बंध है ना, वो इन दोनों के बीच का होता है, इन दोनों के बीच का, ताप दृढ़ और रेशों के बीच का। ताप दृढ़, सॉरी इसके नहीं, वो आएगा ऊपर, जो इलास्टिक प्रत्यास्थ बहुलक थे, जो रेशों में हाइड्रोजन बॉन्ड है और प्रत्यास्थ बहुलक में वांडरवाल बॉन्ड है। प्रत्यास्थ बहुलक में वांडरवाल बॉन्ड है, और ताप सुनम्य में जो बल होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, वांडरवाल और हाइड्रोजन बंध के बीच का, इसलिए इसको मध्यवर्ती बल कहा जाता है। तो ये वांडरवाल और हाइड्रोजन बंध के बीच का बल होता है। वांडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की स्ट्रेंथ होती है इसकी, इसकी जो सामर्थ्य होती है वो हाइड्रोजन बंध से तो कम होती है, लेकिन वांडरवाल बंध से ज़्यादा होती है। प्रॉपर कोई नाम नहीं है इसका, सिर्फ मध्यवर्ती बलों के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इसमें वांडरवाल बल की तुलना में ये मजबूत है, लेकिन हाइड्रोजन बंध की तुलना में ये दुर्बल है, तो इसलिए इसे मध्यवर्ती बल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम लोग वापिस एक बार मोटी मोटी बात कि सबसे पहले आया हमारे पास प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टिक पॉलीमर, दूसरे आगे रेशे, फाइबर, तीसरे आगे ताप सुनम्य, थर्मोप्लास्टिक, चौथे आगे ताप दृढ़, थर्मोसेप्टिक। अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो था वांडरवाल बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड था वो था हाइड्रोजन बंध, इसमें जो बॉन्ड था वो था मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों बोला, क्योंकि वो इन दोनों के बीच का है। और ताप दृढ़ में जो बंध है वो है क्रॉस बॉन्ड, तिर्यक बंध। अब आपसे अगर पूछ लेते हैं गलनांक का क्रम, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, जो गलता नहीं जल्दी से इनमें से? ताप दृढ़ का। ताप दृढ़। ताप दृढ़, बेकलाइट। ताप दृढ़, थर्मोसेटिक। एग्जाम्पल आपने सेट करने हैं, जैसे हम बेकेलाइट देगा वो, ठीक है ना, ताप दृढ़ की बजाय बेकेलाइट देगा, थर्मोसेटिक की बजाय बेकेलाइट देगा, उससे कम रेशे। रेशे, क्योंकि रेशो मैंने क्या कहा, इनमें जो बल है वो इन दोनों के बीच का है, ठीक है। तो इसके बाद आएंगे रेशे, रेशो के बाद आते हैं ताप सुनम्य, और ताप सुनम्य के बाद आते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। यानी सबसे सर इंग्लिश में भी बता दो। बता रहा हूँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है थर्मोसेटिंग का, थर्मोसेटिंग का। उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है फाइबर का, उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है थर्मोप्लास्टिक का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इलास्टिक पॉलीमर का, इलास्टिक पॉलीमर का। अब जो ताप सुनम्य और ताप दृढ़ यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये जो दो पॉलीमर हैं, इनको हम लोग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक यानी कुल मिला के प्लास्टिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक तो ताप सुनम्य प्लास्टिक और एक ताप दृढ़ प्लास्टिक। रेशे अपने आप में इंडिविजुअल हैं और प्रत्यास्थ बहुलक भी अपने आप में इंडिविजुअल हैं, और जेट के सिलेबस में ये चारों हैं। रीड के सिलेबस में प्रॉपर रेशे और प्लास्टिक दिया है, रेशे और प्लास्टिक। लेकिन हम लोग
प्रत्यास्थ को लेकर चलेंगे, ठीक है ना, इलास्टिक को लेकर चलेंगे, क्योंकि पूरी कैटेगरी यही है, वल्कनीकरण से क्वेश्चन निकला हुआ है, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ बहुलक को हम लोग लेके चलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं इलास्टिक को, क्योंकि वो एक एक्चुअल में क्या है, हमारे सिलेबस में एक पूरी कैटेगरी दी गई आणविक बल वाली, लेकिन वो रेशे प्लास्टिक तो लिखा गया उसमें। और प्रत्यास्थ बहुलक मैंने पहले भी, जब चाहे मेरी यूट्यूब पर क्लासेज लगी, चाहे मेरी ऑफलाइन क्लासेज थी, उसमें मैंने इलास्टिक पॉलीमर करवाया है, प्रत्यास्थ बहुलक करवाया है। तो आप लोग इस इलास्टिक पॉलीमर को, प्रत्यास्थ बहुलक को छोड़ेंगे नहीं, चारों हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेशे, फाइबर को। प्रत्यास्थ बहुलक मैं लास्ट में कराऊंगा, रबड़ को। सबसे पहले आता है फाइबर, रेशे। सर हाँ जी, इसमें जो मेलामाइन होता है, मेलामीन, जो आपने मेलामीन या मेलामाइन, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तभी ये अग्निरोधी बनाते हैं कपड़े, इसके ताप दृढ़ होते हैं। हाँ, ताप दृढ़ बहुलक है ये। अग्नि सह जो वस्त्र होते हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है सर। रेशे, सर फाइव बहुलक ये 4 वर्गों में ही बांटे गए हैं आणविक बलों के आधार पे ही। आणविक बलों के आधार पर मेजर है, बाकी इसी में से निकली है, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। और बहुत सी कैटेगरी है, जैसे मैं और बता देता हूँ। जैसे हमने कहा प्राप्ति के आधार पर, उद्गम स्रोत के आधार पर, ओरिजिन सोर्स के बेस पे। तो ओरिजिन सोर्स के बेस पे क्या है, नेचुरल है, सिंथेटिक है और सेमी सिंथेटिक है, प्राकृतिक है, संश्लेषित है और अर्ध संश्लेषित है, वो इसमें ही आ गया, ठीक है। उसके बाद हाँ जी सर। उसके बाद आता है अभिक्रिया के आधार पर। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, युगात्मक और संघनन, एडिशन और कंडेंसेशन। तो उस बेस पे भी दो पॉलीमर बनते हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। युगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक, वो मैं इस वर्णन में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। वो सारे इसी से निकले हुए हैं, मेन हाँ चार जी। ही हैं, बाकी सारे बने हुए इसी से ही हैं। तो इसलिए मेन चार अगर आप करते हैं, बाकी सारे इसी से निकले हुए हैं, वो प्रकार बताए हुए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। वो इसी की कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर दी। जैसे कह दिया उद्गम स्रोत के आधार पर कैसे बांटेगा, जो प्रकृति से मिला वो प्राकृतिक है, जो आदमी ने बनाया वो संश्लेषित है, और जो थोड़ा बहुत प्राकृतिक था पर बढ़िया नहीं था, थोड़ी क्वालिटी सुधार दी तो वो अर्ध संश्लेषित हो गया, है ना। तो इन्हीं से बनाए हुए हैं वो सारे, मेन ये चार ही होते हैं, इन चार में से ही सारे निकले हुए हैं। वर्गीकरण का जो बेस है मेन बेस यही है। रेशे, फाइबर। फाइबर में हम लोग देखें तो प्राकृतिक में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि ऊन और कपास प्राकृतिक रेशे हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं हमारे पास, सिंथेटिक फाइबर हैं, उसमें नायलॉन 6 और टेरिलीन, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है और आता भी है कंपटीशन में। चाहे आप लोग जेट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप लोग रीट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप लोग सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप लोग फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, नायलॉन 6 और टेरिलीन का क्वेश्चन पूछा जाता है। नायलॉन 6 66 नहीं बोलोगे, एक तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये है नायलॉन 6 मतलब इसमें दो एकलक इकाइयां हैं, दो मोनोमर यूनिट हैं, दो मोनोमर यूनिट्स हैं, जिनमें पहली में 6 कार्बन है और दूसरी में भी 6 कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए उसे 6 लिखा गया है। नायलॉन 6 इसका मतलब है कि दो मोनोमर यूनिट हैं, दोनों में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन वाली दो एकलक इकाइयां, जिसमें पहली चीज ये ध्यान रखना, नायलॉन वर्ड जहां भी आएगा, नायलॉन वर्ड जहां भी आएगा वो हमेशा पॉलीएमाइड पॉलीमर होंगे। पॉलीएमाइड नायलॉन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पॉलीएमाइड होते हैं नायलॉन, सभी नायलॉन पॉलीएमाइड होते हैं। पॉलीएमाइड का मतलब क्या है, एमाइड ग्रुप देखो पहले तो, एमाइड ग्रुप होता है CONH2, ये एमाइड समूह होता है, CONH2 ये एमाइड समूह है। नायलॉन में ऐसे बहुत सारे समूह लगे होते हैं, तो नायलॉन में बहुत सारे एमाइड समूह लगे होते हैं, तो बहुत सारों के लिए हम लोग पॉली वर्ड यूज कर देते हैं, इसलिए नायलॉन को पॉली एमाइड कहा जाता है, क्योंकि नायलॉन में बहुत सारे एमाइड समूह लगे होते हैं। तो बहुत सारे एमाइड समूहों की उपस्थिति इसको पॉलीएमाइड बनाती है। तो पॉलीएमाइड क्यों बोला गया इसे,
क्योंकि इसमें बहुत सारे एमाइड समूह थे, बहुत सारे एमाइड समूह थे। अब एमाइड बनता कैसे? एमाइड बनता है जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन यानी COOH की रिएक्शन एमीन से या अमोनिया से करवा दें, क्योंकि एमीन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है। एमीन में जो ग्रुप होता है वो होता है NH2। अब ये ध्यान रखना कि नायलॉन बनाने के लिए यानी एमाइड समूह बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो एमीन से क्रिया करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल एमीन से या अमोनिया से तो एमाइड समूह बनता है, क्योंकि एमीन जो होता है वो अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया से ही बने होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम एमीन से करवा दें या अमोनिया से करवा दें तो नायलॉन बनता है। अब बनेगा कैसे? इसमें से जल निकल जाएगा, जल। तो जल निकला तो यहाँ से H आ गया और यहाँ से OH आ गया, HOH निकल गया। जब HOH निकल गया तो देखिए क्या बचता है, यहाँ बचा CO का बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ से H चला गया, यहाँ 2 H थे, एक H चला गया तो एक H यहाँ रह गया, तो NH CONH ये समूह नायलॉन में पाया जाता है। CONH जो कि एमाइड समूह है, इसलिए नायलॉन को पॉली एमाइड कहते हैं। यानी नायलॉन जब भी आएगा ना, नायलॉन वर्ड अगर आपसे यूं ही पूछ लिया जाए, एकलक इकाइयों के पूरे नाम ना ही दे अगला, तो आपसे पूछ लिया जाए नायलॉन की एकलक इकाइयों में पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह हैं, तो आपको पता होना चाहिए नायलॉन की एकलक इकाइयों में, नायलॉन में आपने एमाइड समूह बनाना है। एमाइड समूह बनाना है और एमाइड समूह बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एमीन से करवाई जाती है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एमीन से करवाता हूँ तो जल निकलेगा HOH, तो उसके बाद बचेगा CO, आगे NH CONH जो कि एमाइड समूह है। तो ऐसे बहुत सारे समूहों की उपस्थिति नायलॉन को पॉली एमाइड बनाती है, पॉली एमाइड। तो नायलॉन पॉली एमाइड है। तो बहुत सारे एमाइड समूह की उपस्थिति इसे पॉली एमाइड बनाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन समूह इसमें पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन समूह इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग चले टैरिलिन पे। अभी मैं समीकरण करवाऊंगा इसकी। तो 2 एकलक इकाइयाँ 6 का मतलब 2 एकलक इकाइयाँ हैं, दोनों में 6 कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन है। और ये एमाइड है तो एमाइड समूह जो है CONH2 होता है, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन की क्रिया से बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन की क्रिया से बनता है। तो ये आ जाएगा CONH समूह। उसके बाद चले टैरिलिन पे। टैरिलिन जो है, टैरिलिन अपने आप में 2 वर्ड से बना है, टैर प्लस एलिन। खैर वो समीकरण मैं कराऊंगा जब आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। और तो टैरिलिन जो है ना, टैरिलिन जैसे नायलॉन पॉलीएमाइड था, टैरिलिन पहली चीज ध्यान रखना कि पॉलीएस्टर है। टैरिलिन पॉलीएस्टर है। क्यों है पॉलीएस्टर? क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टर समूह हैं। पॉलीएस्टर ये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टर समूह हैं। और एस्टर समूह क्या होता है? एस्टर समूह होता है CO, आगे O और लगेगा, COO, ये एस्टर समूह होता है। COO ये होता है एस्टर समूह। और टैरिलिन में ऐसे बहुत सारे समूह हैं, इसलिए टैरिलिन को पॉलीएस्टर कहते हैं। और एस्टर बनाने के लिए ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करवाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। वहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन आएगा और यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आएगा।
तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया COOH, और अल्कोहल में जो समूह होता है OH, हमने पढ़ा भी है हाइड्रोकार्बन में, अल्कोहल में जो समूह होता है OH। अब जब आप इसमें से जल निकालेंगे तो HOH ये निकल गया। तो अब आप देख सकते हैं क्या बचा, यहाँ बचा CO, और CO के आगे आ गया O। ये CO बच गया यहाँ से और O बच गया यहाँ से, तो ये बन गया COO यानी एस्टर। और ऐसे बहुत सारे एस्टर समूहों की उपस्थिति ही टेरिलिन को पॉलीएस्टर बनाती है। यानी टेरिलिन की एकलक इकाइयों में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहलिक ग्रुप पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिलिन की जो मोनोमर यूनिट है उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और अल्कोहल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है और अल्कोहल समूह होता है। तो जब ये एस्टर बना, अब आप देखें, जब ये एस्टर बना था तो भी जल निकला था, और जब एमाइड बना था तो भी जल निकला था। जब एस्टर बना तो भी जल निकला और एमाइड बना तो भी जल निकला। तो यानी जब पॉलीएस्टर यानी टेरिलिन या नायलॉन बने तो जल निकला, जल का अणु निकलता है। नायलॉन ओब्लिक टेरिलिन, जब इन्हें बनाया हमने तो क्या किया, हमने क्रियात्मक समूहों में से जल निकाला, यानी जल का अणु निकला। और जब छोटा अणु निकलता है ना, जब भी कोई छोटा अणु निकले, जैसे यहाँ जल का अणु निकला है, जल का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया, तो जब भी छोटा अणु निकल जाए तो ऐसे बहुलकों को हम लोग संघनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ये संघनन बहुलक होते हैं जिनके निर्माण के समय कोई ना कोई छोटा अणु बाहर निकलता है। और जो युगात्मक बहुलक होते हैं, जो एडिशन पॉलीमर होते हैं, उनमें जब वो बहुलक बनते हैं तो कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है। उन केसेस के अंदर कोई भी छोटा अणु वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ जब नायलॉन और टेरिलिन बनते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है, इसलिए नायलॉन और टेरिलिन को हम लोग संघनन बहुलक के नाम से जानते हैं। अब देखें नायलॉन की एकलक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं और टेरिलिन की एकलक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। नायलॉन 6,6। अब कोई भी जो पहले माइक ऑन कर ले, दूसरे स्टूडेंट नहीं बोलेंगे 6,6 क्यों लगाया था। एक ही बच्चा जो बोलने लग जाए अदर ना बोले। 6,6 क्यों लगाया, 6 कार्बन को मेरे लिए। 6 कार्बन के लिए। ठीक है कि इसमें 2 एकलक इकाइयाँ हैं, दोनों में 6 कार्बन है। और नायलॉन है तो क्रियात्मक समूह कौन कौन से आएंगे। क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एमीन या एमोनिया। एमीन, ठीक है, एमीन फंक्शन रूप में एमीन ही लेंगे। अमोनिया एमाइड बनाती है, लेकिन जो फंक्शन रूप आएगा वो एमीन ही आएगा। तो अब देखिए इसका क्या नाम है। 6 कार्बन वाली एक एकलक इकाई का नाम है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ये नाम से पूछा जाता है, जैसे नायलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ कौन सी हैं, तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। ठीक है, अब आप यहीं से देखें, हेक्सा यानी 6, मैथ का मतलब एक कार्बन, तो आपने एक एक करके 6 कार्बन लगा देने हैं। अब कहता है डाई का मतलब 2 एमीन ग्रुप जुड़े हैं, तो एक एमीन इधर जोड़ देना है और एक एमीन इधर जोड़ देना है। ये 2 एमीन ग्रुप जोड़ दिए। अब बॉन्ड पूरे करेंगे तो हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2-2 H यहाँ लगा दिए जाएंगे सबके साथ। ये सूत्र बन गया हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन का प्लस एडिपिक एसिड। अब आपको पता है कि इसमें कार्बन 6 ही लगाने हैं, तो आप 6 कार्बन रखें, 1 2 3 4 5 6, और अम्ल समूह लगाना है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह लगाना है। क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह, COOH। COOH। तो हमने क्या करना है,
इन्हीं कार्बन को COOH में बदलना है, क्योंकि अगर नया COH लगाएंगे ना तो हमने यहाँ पढ़ा कि 6 कार्बन है, और मान लो मैं नया COOH लगाऊं फिर तो कार्बन बढ़ गए, 7 हो गए, इधर भी लगाऊं तो 8 हो गए, कार्बन बढ़ जाएंगे। कार्बन तो 6 ही रखने हैं हमने, क्योंकि ये नायलॉन 6 है तो कार्बन इसमें 6 ही होते हैं। तो हमने क्या करना है, इन्हीं कॉर्नर वालों को ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देना है। अब बाकियों के बंध पूरे कर दें। तो ये बन गया एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब रिएक्शन देखो कैसे होगी। अब हमारी बुक्स में कैसे लिखा होता है ये देखो, या हमारी बुक कैसे लिखती है, NH2 CH2 6 CH2 आगे देखो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी बुक कहती है CH2 6, और उसके बाद फिर आ गया NH2। तो हमारी बुक क्लोज करके ऐसे दिखाती है इसको, NH2 CH2 6 NH2, और उसको लिखती है COOH। कितने CH2 आएंगे अब, 4 गिन के लगाने, 4 है। 1 2 3 4, क्योंकि अब अपने डिटेल इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं इसकी ताकि गलती ना हो। अब आप देखें इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ गया और एमीन ग्रुप भी आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ गया और एमीन ग्रुप भी आ गया। तो यहाँ से जल निकलेगा OH H OH H, और क्योंकि ये एकलक हैं तो इनके बहुत सारे अणु बहुलक बनाने में भाग लेते हैं, N अणु बहुलक बनाने में भाग लेते हैं और जल निकल जाता है। और क्योंकि यहाँ छोटा अणु निकला है इसलिए ये संघनन बहुलक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब आप देखिए बचा क्या, NH बच गया, बॉन्ड खाली, CH2 6, पहले NH बचा, H निकल गया यहाँ से, NH फिर CH2 6 फिर NH बचा, NH के बाद यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH चला गया, क्या आ गया, CO आ गया, ये वाला CO आ गया, CO के बाद 4 CH2 आ गए, और उसके बाद फिर CO आ गया। ये बन गया नाइलॉन 6। और आप ये समूह देखें, ये पड़ा एमाइड समूह CONH। ऐसे यहाँ देखो ये CO है, इसके आगे कोई ना कोई NH आएगा, ये NH है, इसके आगे कोई ना कोई CO ग्रुप आएगा। तो इस तरह बहुत सारे एमाइड बनते जाएंगे। तो इसीलिए नायलॉन को पॉलीएमाइड के नाम से जाना जाता है। बाकी एकलक इकाइयाँ याद रखना, कंपटीशन में एकलक इकाइयाँ सीधी पूछी जाती हैं। नायलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ हैं, तो नायलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड हैं। समीकरण क्लियर है? कोई डाउट है तो अपना माइक ऑन कर लें। कोई डाउट है इक्वेशन में तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो हाँ जी। सर, जैसे कहते हैं नायलॉन 6 है जो, हम्म। उसमें कार्बन तो दोनों में 6 ही है वैसे तो, हाँ हाँ, पर इनका नाम अलग अलग क्यों रखा है उन्होंने? अलग अलग मतलब जैसे कि इसका कहते हैं कार्बन 6 का हेक्सा मैथिलीन वो तो डाईएमीन है, फंक्शन और इसका फंक्शन ग्रुप ही फंक्शन अलग, सा। फंक्शन ग्रुप ही अलग अलग है उसमें, एक में अमीन है एक में एसिड है। ओके सर। कार्बन 6 है ना, कार्बन 6 होने से क्या होता है, ऐसे तो एक्सीन और हेक्सेन दो अलग अलग है, कार्बन तो दोनों में एक्सीन और हेक्सेन में भी 6 है, कार्बन ओके तो सर। उन्हीं में से आने। अब आया टेरिलीन। टेरिलीन टेरिलीन को पॉलीएस्टर डेक्रोन नाम से भी जाना जाता है। डेक्रोन, कई बार पेपर में डेक्रोन नाम से भी आ जाता है। डेक्रोन या टेरिलीन एक ही बात है। पॉलीएस्टर क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टर समूह हैं और एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। टेरिलीन दो शब्दों से बना है, एक तो टेर
और एक ईलीन, तभी टेरिलीन इकट्ठा हुआ। टेर प्लस ईलीन टेरिलीन, याद रखने का एक तरीका है, टेर प्लस ईलीन टेरिलीन। अब टेर वर्ड आया है टरथैलिक अम्ल के लिए, टरथैलिक एसिड, और इलीन जो आया है ना वो एथिलीन का आया है, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसकी एकलक इकाइयां हैं, टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। टेर आया टरथैलिक अम्ल के लिए और इलीन आया एथिलीन, एथिलीन का इलीन लिया हुआ है, एथिलीन। याद रखने का एक तरीका है, आपको हिंट इसके नाम से मिल जाएगा, टेर यानी टरथैलिक अम्ल, इलीन यानी एथिलीन, एथिलीन में भी इलीन है लास्ट में, एथिलीन ग्लाइकोल। तो एकलक इकाइयां इसके नाम से पता लग जाती है, टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। अब याद रखने इसका सूत्र बनाने का तरीका देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। टायर जो होता है, टायर यानी टायर, टायर जो होता है वो गोल होता है, गोल यानी बेंजीन वल्ले आएगी उसमें, बेंजीन वल्ले। उसकी 1,4 स्थिति पर दो COH लगेंगे। अब एक नंबर अगर इसको मान लिया, यहाँ COOH लगा दिया, क्योंकि अम्ल है, देखो अम्ल, अम्ल है तो अम्ल समूह लगाना पड़ेगा, COOH लगा रहा हूं मैं। ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, तो ये 4 नंबर हो गया। 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक समूह लगा दोगे तो टरथैलिक अम्ल बन जाएगा। और फिर देख ले टरथैलिक अम्ल का सूत्र सोचो तरीका, टैर, टैर यानी टायर, रफली याद करें, टायर, टायर क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है मतलब इसमें बेंजीन वल्ले आएगी, तो ये बेंजीन वल्ले आ गई इसमें। अब आगे वाला बिल्कुल सुख है, अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो अम्ल बन गया। अब आगे वाला भी इजी है, देखो एथ, कितने कार्बन लगाते हैं एथ में, 2 दो कार्बन। और ग्लाइकोल, ओल की आवाज आ रही है, देखो ओल यानी OH, और ग्लाई शब्द आता है 2 के लिए, तो 2 OH लगे हैं, एक OH इधर लगा देंगे, एक OH इधर लगा देंगे, अब बंद पूरे कर देंगे, तो ये बन गया एथिलीन ग्लाइकोल। अब जब टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल क्रिया करते हैं तो सेम वही बात, जल निकलता है, तो ये OH, ये H, ये H, ये OH, जल निकल गया। अब आप अभी क्रिया देख सकते हैं कैसे पूरी हुई। तो यहां से OH चला गया, OH जाने के बाद बचा CO, फिर आ गई वल्ले, वल्ले, वल्ले के बाद फिर आ गया CO, CO के बाद आया O, O के बाद CH2, फिर CH2 और फिर O। अब आप देखें तो इसमें ये एस्टर समूह आ गया, ये रहा एस्टर समूह, तो इसलिए इसको पॉली एस्टर बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टर आएंगे। देखो जैसे यहाँ CO आ गया, CO के आगे O आ जाएगा, यहाँ O आ गया, O के आगे CO आ जाएगा, तो ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। तो बहुत सारे एस्टर समूहों की उपस्थिति के कारण इसको पॉली एस्टर कहा जाता है। और क्योंकि इसमें से भी जल निकल रहा है, इसलिए ये भी संघनन बहुलक का उदाहरण है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब आपको कोई इक्वेशन में डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सर जो टरथैलिक बोला है, ये टर्फ थैलिक भी होता है क्या, एक ही चीज है क्या? पी साइलेंट होता है, इंग्लिश में पी लगा होता है, जैसे थैलिक एसिड है ना, थैलिक एसिड ये होता है, पी साइलेंट होता है। जी क्लियर है? अब हम लोग देखो प्लास्टिक थोड़ा बड़ा है, उसमें 5, 7, 10 समीकरणें आएंगी तो वो टाइम लेगा, उससे मैं रबड़ करा देता हूँ आपको, रबड़ पूरा हो जाएगा आराम से। वल्कनीकरण भी आपको बढ़िया तरीके से बता दूंगा कि वल्कनीकरण कैसे हुआ। रबड़, सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि रबड़ की एकलक इकाई, मोनोमर यूनिट ऑफ रबड़,
रबड़ की एकलक इकाई कौन सी है? रबड़ की एकलक इकाई है 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन। 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब ये एक चीज ध्यान रखना, रबड़ जब भी आएगा, रबड़ शब्द कोई भी आ जाए, चाहे प्राकृतिक हो चाहे संश्लेषित हो, उसमें ये 1,3-ब्यूटाडाइईन आएगा ही आएगा। चाहे 2-methyl हो, चाहे 2-क्लोरो हो, चाहे कुछ भी हो, 1,3-ब्यूटाडाइईन आपको दिख जाए या ब्यूटा 1,3-डाइईन दिख जाए तो इसका मतलब वो रबड़ ही है। रबड़ में नेसेसरी यूनिट है 1,3-ब्यूटाडाइईन। और 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन को कॉमनली हम लोग आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। तो रबड़ की एकलक इकाई 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन या आइसोप्रीन है। अब फार्मूला बनाएं तो ब्यूट में हम लोग 4 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4। डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड लगे हैं। एक डबल बॉन्ड 1 नंबर पे और दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो ब्यूट में 4 कार्बन, डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो 4 कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड 1 और 3 नंबर पे, और 2 नंबर पर मैथिल लगा है, 2 नंबर पर मैथिल लगा है। और मैथ में हम लोग 1 कार्बन लगाते हैं, तो 2 नंबर पर हमने 1 कार्बन लगा दिया। ये बन गया 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसे आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बंध पूरे करेंगे तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 H लगा देंगे। इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। इसने देखोगे तो 3 बना रखे हैं तो 1 H लग जाएगा। इसने 2 बना रखे हैं तो 2 H लग जाएंगे। इसने 1 बना रखा है तो 3 H लग जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन का। 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसको कॉमनली आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। अब इससे रबड़ कैसे बनेगा देखो। रबड़ जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर देना, ये योगात्मक बहुलक का उदाहरण होता है। डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो तो ये योगात्मक बहुलक होते हैं, इसमें कुछ निकलेगा नहीं, देखना डबल को सिंगल करके चलेगा सब। तो जो डबल बॉन्ड है उन सब डबल बॉन्ड को आप लोग सिंगल कर दें, देखना मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। ये डबल डबल बॉन्ड थे यहाँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको सिंगल कर दिया। तो इस डबल को हमने सिंगल कर दिया, जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल कर दिया। तो जब डबल को सिंगल किया तो 1 बॉन्ड इसका खाली हो गया, 1 बॉन्ड इसका खाली हो गया। ऐसे ही इस डबल को भी सिंगल कर दिया तो 1 बॉन्ड इसका खाली हो गया, 1 बॉन्ड इसका खाली हो गया। अब यहाँ से तो ब्रैकेट लग के N लग जाएगा, मतलब यहाँ आगे कोई और अणु जुड़ेगा, यही वाला सेम टू सेम। इधर भी अगला अणु यही जुड़ेगा, और ये जो खाली बॉन्ड हुए हैं यहाँ, ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इस पोजीशन पर। यानी आपने क्या करना है, जो डबल था उसको सिंगल कर दिया, और जो सिंगल था उसको डबल कर देना है, फिर जो डबल है उसको सिंगल कर देना है। तो देखो, जो डबल था उसको सिंगल कर दिया, जो सिंगल था उसको डबल कर दिया, जो डबल था उसको सिंगल कर दिया। और रीजन आपको बता दिया सारे बॉन्ड फ्री करके। फिर देख लें, 1 बॉन्ड इसका खाली, 1 बॉन्ड इसका खाली, सेम टू सेम 1 बॉन्ड इसका खाली, 1 बॉन्ड इसका खाली। अब यहाँ तो अगला ऐसा ही अणु जुड़ेगा, यहाँ भी अगला ऐसा ही अणु जुड़ेगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। ये बन गया, ये तो था आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन के बहुत सारे अणु जुड़े तो ये बना पॉली आइसोप्रीन। तो रबड़ जो होता है वो पॉली आइसोप्रीन है, पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन है रबड़। और रबड़ जो होता है वो एक एल्कीन की तरह व्यवहार करता है। ये देख लें आप, यहाँ डबल बॉन्ड है तो रबड़ किसकी तरह व्यवहार करता है, एल्कीन की तरह। रबड़ का जो बिहेवियर है वो एल्कीन की तरह है, डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। अब रबड़ का वल्कनीकरण क्या था,
रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की क्रिया, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया, इसमें क्या होता है, सल्फर जो होता है वो क्रॉस बॉन्ड बना लेता है। सल्फर तिर्यक बंध बना लेता है। कैसे, देखो अभी मैंने तिर्यक बंध बताया था आपको कि ये एक बहुलक श्रृंखला है, ये दूसरी बहुलक श्रृंखला है, बीच में यहाँ क्रॉस बंध बन जाते हैं इस जगह पर, ठीक है। अब आप देखें जो हमने रबड़ बनाया उसमें इधर वाला बॉन्ड खाली था, आगे कोई अणु जुड़ेगा, CH2 C CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था CH CH2, ये श्रृंखला खाली है। ये एक श्रृंखला हो गई, ये ऊपर वाली, ये वाली हो गई सपोज, या नीचे वाली होगी, ये वाली कोई सी भी एक होगी। ये एक यहाँ भी बनानी है अपने को सेम टू सेम, तो अब देखिए सेम टू सेम बना रहा हूँ। CH2 सिंगल बॉन्ड C के साथ CH3 जुड़ा है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक बहुलक श्रृंखला ये हो गई, एक बहुलक श्रृंखला ये हो गई। अब इसमें क्रॉस बंध बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बन जाएगा, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, ये डबल भी सिंगल बन जाएगा, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, और बीच में गंधक जुड़ जाएगी क्रॉस बंध बनाकर। तो इस प्रकार रबड़ में, प्राकृतिक रबड़ को जब हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर उसमें क्रॉस बंध बना देती है, तिर्यक बंध बना देती है, जिससे रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता में वृद्धि का कारण है, तो प्रक्रिया तो है वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन, प्रक्रिया तो है वल्केनाइजेशन, और कारण कह दे तो क्रॉस बंध, सल्फर जो है क्रॉस बंध द्वारा जुड़ जाती है, जिससे रबड़ की प्रत्यास्थता में वृद्धि हो जाती है, इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ रबर जो है वो क्या होगा, रबड़ की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह सल्फर जो है वो क्रॉस बॉन्ड बना लेती है रबड़ के साथ। तो इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए उसे गंधक के साथ गर्म करते हैं, और गंधक जो होती है वो रबड़ की बहुलक श्रृंखलाओं में, पॉलीमर चेन्स में क्रॉस बॉन्ड बनाकर जुड़ जाती है, जिससे रबड़ की प्रत्यास्थता, रबड़ की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है।